दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो चलो आज हम लोग करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10th सीबीएसई केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग शुरू करेंगे कार्बन क्या है, वो इतना स्पेशल क्यों है, पहले उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के कंपाउंड्स। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूं ये मानते हुए कि आपको कार्बन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, एकदम बेसिक लेवल से मैं शुरू करूंगा। ठीक, बेसिक लेवल से शुरू करके पूरा एडवांस लेवल तक जितना कुछ भी कार्बन के बारे में है आपके सिलेबस में वो सारा सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर अपना। सबसे पहले ये जानो कि बेटा ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन 0.02% प्रेजेंट है अर्थ के क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में ये 0.02% प्रेजेंट है, इस फॉर्म में, कोल के फॉर्म में, पेट्रोलियम के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में एंड एक्सेट्रा। इस तरीके से 0.02% ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है और 0.03% ये प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में बेटा, एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, इस तरीके की गैसेस के फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो यहां से दिख रहा है हमें कि ये 0.03% और 0.03% इतनी चुन्नू सी अमाउंट में अगर कार्बन प्रेजेंट है, उसके बावजूद भी कार्बन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है कि कार्बन से रिलेटेड एक पूरा का पूरा चैप्टर डिजाइन करना पड़ा आपके 10th के लेवल में। अभी आप 11th 12th में आओगे तो कार्बन के बारे में और भी सारी चीजें पढ़ोगे। तो ऐसा क्या स्पेशल कैरेक्टर है कार्बन का जिसकी वजह से हमें कार्बन के लिए एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ा। अब भाई और भी तो एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उन पे तो नहीं चैप्टर बना, उन पे तो सिर्फ एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बना दिया गया, सारे एलिमेंट को पढ़ा दिया गया। यहाँ क्या स्पेशल है? तो वो स्पेशल होता है बेटा इसके एटॉमिक नंबर में, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अगर हम बात करें तो कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का वो 6 होता है। ठीक, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने को कहें तो आप कहोगे सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 4। ये क्या है इसके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में अगर इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, दैट मींस क्या कि बेटा ये क्या हो गया, ये टेट्रा वैलेंट हो गया। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा वैलेंट एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब कार्बन इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जो टेट्रा वैलेंसी रखता है। ठीक है, कार्बन की फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो टेट्रा वैलेंसी रखेंगे। अच्छा, तो सर कार्बन अगर टेट्रा वैलेंसी रखता है तो इससे क्या होगा, इससे इतना स्पेशल कैरेक्टर क्यों आ गया इसके अंदर? समझो, इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वो समझो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लो। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, कोई भी एलिमेंट के, एल, एम और एन डॉट 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 सेल्स में अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कोई भी एलिमेंट हो जिसमें यहां पर क्या होता है बेटा, ये न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, ये पहला सेल होता है। के शेल ये दूसरा सेल होता है, एल सेल ये तीसरा सेल होता है, एम शेल ये चौथा सेल होता है, एन शेल। ठीक, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का ऐसा ही कुछ न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल। अच्छा, किस शेल में कितने मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो डिसाइड होता है बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम डिसाइड करते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। k के लिए n की वैल्यू क्या है, n k के लिए 1 होता है, l के लिए 2 होता है, m के लिए 3 होता है, n के लिए 4 होता है एंड सो ऑन। तो बेटा k शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 into 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। एल शेल में 2 into 2 का स्क्वायर, 2 2 4 2 8। एम शेल में 2 into 3 का स्क्वायर, 3 3 9 2 18। एन इक्वल्स टू 2 into 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 4 16 2 32 एंड सो ऑन। ठीक है,
तो बेटा ये जो हमारा आया ना 2, 8, 18, 32 एंड सो ऑन, इसको हम क्या कहते हैं? मैजिक नंबर। ये है हमारा मैजिक नंबर। ठीक, मैजिक नंबर क्यों? ये नंबर्स हमें ये बताते हैं कि किसी भी सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एन सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, और ये यार एन है एक्चुअली, एन इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक, ये अलग चीज है। तो ये जो है ये मैक्सिमम नंबर बता रहा है ना बेटा, जरूरी नहीं है कि एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हर एलिमेंट में हो, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हर सेल में हो, एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन हर सेल में हो। कोई जरूरी नहीं, हर एलिमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि एन सेल तक अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एन सेल में उसके 32 ही हो, कोई जरूरी नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन हो गई तब तो वो नोबल गैस हो गया ना। ठीक है, तो अब समझो कार्बन की टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है। टेट्रावैलेंसी का मतलब ये है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 थी। आउटर मोस्ट सेल इसका क्या भाई, पहला सेल के होगा और दूसरा सेल एल होगा। एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8, लेकिन कार्बन के पास एल सेल में है कितने? 4। मैक्सिमम आने चाहिए 8 और आ रहे हैं 4। तो यहीं पे एक चीज और जानो जिसको हम लोग कहते हैं, कहां लिखूं मैं, एक मिनट रुक जाओ जरा, ये जगह बना लूं। यहीं पे कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल के बारे में जानना जरूरी है। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल ये कहता है साहब कि इन एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में होने चाहिए, सच दैट कि वो एलिमेंट स्टेबल हो जाए, स्टेबल हो जाए। मतलब क्या है इस पूरे स्टेटमेंट का? मतलब क्या है कि इन एनी एलिमेंट कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में होने चाहिए, सच दैट कि वो एलिमेंट स्टेबल हो जाए। स्टेबल हो जाए से क्या मतलब है? देखो बेटा, केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स लेना देना, इसके पहले इस चैप्टर के पहले तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बॉन्ड बनते क्यों है, केमिकल रिएक्शन होती क्यों है? इसलिए होती है कि जितने भी एलिमेंट हैं नेचर में फ्री स्टेट में वो अनस्टेबल है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस स्टेबल हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ये जो नोबल गैसेस हैं सिर्फ और सिर्फ यही स्टेबल हैं, बाकी सारे के सारे एलिमेंट अनस्टेबल हैं। ठीक है, तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ है यार, वो अपने आप को अनस्टेबल क्यों रखना चाहेगी? वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा ना। तो इसी तरीके से एलिमेंट्स भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का देना लेना या शेयर करना, कैसे भी करके वो अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या बनती है कि ऑक्टेट रूल कहता है कि साहब या तो जो सेल में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने हो जाए तब वो एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा। जैसे कार्बन की बात करो, कार्बन में के और एल 2 सेल हैं, तो एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो गए तो कार्बन स्टेबल हो गया। ठीक, अगर मान लो यही एल की जगह एम सेल भी होता तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो स्टेबल हो गया। अगर 18 नहीं हो पा रहे हैं या 32 नहीं हो पा रहे हैं, मान लिया कोई एक एलिमेंट है जिसमें एन सेल तक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लेकिन नहीं है, दैट मीन्स कि वो स्टेबल क्या है, वो एटम क्या है, अनस्टेबल है। तो अगर वो एटम अनस्टेबल है तो वो स्टेबल कैसे होगा? या तो शेयर करके, या तो डोनेट करके, या तो एक्सेप्ट करके, कम से कम वो 8 इलेक्ट्रॉन तो अपने आउटर सेल में कर ही ले, तब जाके वो अपने आप को स्टेबल कह सकता है। तो यही है हमारा ऑक्टेट रूल। ठीक, तो कार्बन भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है और अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है किन्हीं दूसरे एलिमेंट्स के साथ और अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बना लेता है और ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन बनाता कैसे भाई? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ये अपने कॉरेस्पॉन्डिंग नोबल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा, तो इसके तरफ इससे 2 नोबल गैसेस जो हैं वो रिलेटेड है। एक तो नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, ठीक, और एक है हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर
2 है, या तो वो हीलियम के बराबर हो जाए या तो वो नियॉन के बराबर हो जाए, दोनों में से किसी के भी बराबर हो गया तो वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो हीलियम के बराबर अगर उसे होना है तो उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी को डोनेट कर दे। ये 4 इलेक्ट्रॉन हट गया तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन तो बचा, तो 4 इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए प्रोसेस कर ले तब वो हीलियम के बराबर हो जाएगा, ये भी एक नोबल गैस है तो स्टेबल हो जाएगा। या तो वो 10 इलेक्ट्रॉन कर ले, तो देखो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही, कहीं से वो 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 और 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन कर लिया तो वो नियॉन के बराबर हो जाएगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देना या लेना क्या करेगा इसमें से, ये डिपेंड करता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे, अरेंजमेंट पे। अब समझो, जो कार्बन है वो हमेशा बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आयनिक बॉन्ड तो आप पढ़ चुके हो उसके पहले चैप्टर में। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है ये समझो। ये रहा कार्बन का न्यूक्लियस जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। ये रहा इसका पहला सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, के शेल है ये, और ये रहा इसका एल शेल जिसमें इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, यही तो ना भाई, पहले शेल के शेल में 2 हैं, एल में 4। अब समझो, अगर कार्बन ने हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहा, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2, तो इसका मतलब ये है कि वो इन चारों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर दे किसी को, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्जली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से अट्रैक्ट होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। 6 प्रोटॉन मिलके 4 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े हुए हैं। ये जो हीलियम है, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को ये अचीव करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन जब देने की कोशिश करेगा तो ये जो 6 पॉजिटिव प्रोटॉन है वो इन 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि जिसकी वजह से ये जो फॉर्मेशन ऑफ हीलियम एटम है वो नहीं हो सकता। कार्बन हीलियम एटम के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं कर सकता क्योंकि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो खत्म हो गई, ठीक। अब दूसरा ऑप्शन आता है कि यार ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपने आप को नियॉन के बराबर कर ले, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं, नियॉन के बराबर करने के लिए इसे 10 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। तो मान लिया कहीं से इसने 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, ठीक। ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, उन चारों इलेक्ट्रॉनों पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो बेटा एक चीज ये बताओ, जब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं एक्स्ट्रा इसके पास आ गए तो न्यूक्लियस में तो इसके पास 6 ही प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, वो 6 प्रोटॉन जो हैं वो इन 10 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कैसे कर पाएंगे भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में ही क्यों रिवॉल्व करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक बॉन्ड बना होता है जिसकी वजह से ये गोल गोल सिर्फ सर्कल में ही घूमते हैं, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ से यहाँ एक रस्सी बंधी हुई है तो ये सिर्फ ऐसे ही घूम सकता है रेडियस में, बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो रस्सी टूट गई तो इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर टूट गया तो वो बाहर भाग जाएगा। तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है वो बहुत वीक आ रहा है, इस वजह से ये इसके ऑर्बिट में रुकेंगे नहीं और ये भाग जाएंगे। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी पॉसिबल नहीं है, नियॉन के बराबर भी ये नहीं अचीव कर सकता अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई क्या हुआ फाइनली ये हुआ कि साहब जो कार्बन है वो ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या कर सकता है फिर वो अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा? तो बेटा जो कार्बन है वो सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग कर सकता है, बोले तो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। दैट मीन्स यहां पे नोट करके लिखो, नोट करके क्या कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ओनली, ठीक है। तो कार्बन हमेशा क्या बनाता है? सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। कोवेलेंट बोले तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड और बनता है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कोई एक ही एटम करता है। कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम, दोनों एटम बराबरी से जब शेयर करते हैं तो उस तरीके के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलो जरा देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। सिर्फ
कोवैलेंट बॉन्ड तुम्हें कार्बन के अलावा और भी कई सारे एलिमेंट्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड है क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, समझो। कोवैलेंट बॉन्ड देखो, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस H2 गैस, ठीक, ये एक हाइड्रोजन का एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, दे नहीं सकते। अगर इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए लेकिन इसके पास 0 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, मर गया ना। एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी उसने दे दिया तो खत्म हो गया। तो कोई भी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, क्या कर सकता है, शेयर। तो देखो शेयरिंग कैसे होती है, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये जो है ना, दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। तो ये जो शेयरिंग है इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बनाने को आ सकता है एग्जाम में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। आगे बात समझ में। अच्छा, और किसमें मिलता है कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन में, O2 गैस में, O2 गैस में भी मिलता है। ये रहा ऑक्सीजन का एटम, ये रहे उसके पास, भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ, 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये आउटर मोस्ट सेल के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4, और ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, 6। एक ऑक्सीजन का एटम और ले लो, ये और 2 2 4 और 2 6। अब जब ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो एक बॉन्ड यहां बना, एक बॉन्ड यहां, O डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, EDS, ठीक। तो ये रहा तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे ही कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन भी बनाता है। कैसे बनाता है, देखो, कार्बन के लिए सबसे सिंपल कंपाउंड जो होता है बेटा वो होता है मीथेन का, ठीक है। सबसे सिंपल, एक कार्बन का सिंपलेस्ट फॉर्म जो कंपाउंड होता है वो होता है मीथेन, कार्बन का कंपाउंड। उसमें कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, देखो, मीथेन फॉर्मूला होता है CH4। तो बेटा ये रहा कार्बन का एटम, 1 2 3 4, आउटर सेल की ही बात होती है बेटा, इनर सेल की बात नहीं होती भाई। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन भी 1, आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा हाइड्रोजन का एटम और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। CH4, हाइड्रोजन के 4 एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एटम एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हुआ क्या, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों ने शेयरिंग की, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों ने शेयरिंग की, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों ने शेयरिंग की, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों ने शेयरिंग कर ली। तो देखो हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 4 आ गए, तो 4 और 4 8, और 2 इलेक्ट्रॉन उसके इनर सेल में थे 10, तो ये नियॉन के बराबर हो गया, स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, 2 हो गया, एक था एक शेयर किया, 2 हो गया, एक था एक शेयर किया, एक था एक शेयर, हर एक हाइड्रोजन के पास भी 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। तो ये है तुम्हारा मीथेन का स्ट्रक्चर। इसको अगर कंबाइंड फॉर्म में बनाओगे तो ये रहा तुम्हारा कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, ये रहा ये तीसरा, ये कार्बन, और ये रहा चौथा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कार्बन का क्रॉस से दिखा देते हैं, हाइड्रोजन का डॉट से। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों स्टेबल हो गए। तो ये क्या बन गया, EDS ऑफ मीथेन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ये भी बन गया। बॉन्ड कैसे बनाएंगे बेटा, CH, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये क्या है, बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर ये वाला, ठीक है। देखो सिंगल बॉन्ड से दिखाया गया है, ठीक। तो ये हुआ कार्बन का। अब यहां पे एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि सर अगर कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इस वजह से कार्बन स्पेशल है जिसकी वजह से हमें एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, तो सर कोवैलेंट बॉन्ड तो हाइड्रोजन भी बना रहा है, ऑक्सीजन भी बना रहा है, तो वो स्पेशल क्यों नहीं है, उसके बारे में इतनी ज्यादा डिस्कशन क्यों नहीं होती जितना कार्बन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से नहीं। तो बेटा अगला टॉपिक अपना यही है कि कार्बन कोवैलेंट बनाने के बावजूद भी और ज्यादा क्या स्पेशल कैरेक्टर है
कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और भी बहुत सारे कंपाउंड है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन उनसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन ही क्यों है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन का वर्सटाइल नेचर। ठीक, अब इसमें यह क्लियर होगा कि कार्बन इतना स्पेशल क्यों है। देखो, इसमें पहला अपना आता है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है? कैटिनेशन का मतलब होता है बेटा टू फॉर्म लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, टू फॉर्म द लॉन्गेस्ट चेन, इस चीज को हम केमिस्ट्री में कहते हैं कैटिनेशन। ठीक, तो कार्बन में कैटिनेशन भी होता है। कैटिनेशन बोले तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, डॉट डॉट डॉट, जितने चाहो उतने जोड़ दो। कार्बन के आइटम जितने, कार्बन को कार्बन से ही जोड़ना है, ध्यान रखना, कार्बन को कार्बन से, किसी और आइटम से नहीं, कार्बन को कार्बन से ही, सेम आइटम को सेम आइटम से अगर जोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम कैटिनेशन कहते हैं। ठीक, तो कार्बन को कार्बन से ही जितने चाहे उतने कार्बन जोड़ते चले जाओ, लंबी चेन बनती चली जाएगी, कभी एंड होने वाली नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कार्बन में ही होती है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन में ही होती है। यहाँ क्या लग गया? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बची हुई वैलेंसी पे सब पे हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है भाई, 4 वैलेंसी होती है ना कार्बन की, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर कार्बन की 4 वैलेंसी फिल है। ठीक है, तो स्टेबल है ये कंपाउंड। अब कहो सर हाइड्रोजन को भी तो हाइड्रोजन से जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, लेकिन कैटिनेशन नहीं हो सकता। क्यों? हाइड्रोजन को अगर तुमने हाइड्रोजन से जोड़ा तो भैया इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक ही बॉन्ड तो बना। अब इस वाले और इस वाले दोनों हाइड्रोजन में से किसी पे भी तुम हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते। मान लो एक हाइड्रोजन हमारे पास एडिशनल यहाँ पे है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको इससे जोड़ोगे कैसे? इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था दद्दा, उस इलेक्ट्रॉन को इसने इससे इन्वॉल्व कर लिया, बॉन्डिंग बना ली, अब तो दद्दू है ही नहीं कुछ, कैसे जोड़ोगे? कहाँ से, कैसे? तो ये हाइड्रोजन इसके साथ नहीं जुड़ सकता, कैटिनेशन नहीं हो सकता। कैटिनेशन सिर्फ और सिर्फ कार्बन में होता है। ठीक, तो पहला ये तुम्हारा था वर्सटाइल नेचर, जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन में ही मिलता है, इसकी वजह से कार्बन विशेष है। और दूसरा होता है अपना टेट्रावैलेंसी। अब समझो टेट्रावैलेंसी की वजह से क्या इसमें विशेषता आ जाती है, समझो, बताते हैं। देखो, दूसरा आता है अपना टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब 4, टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4, टेट्रा का मतलब 4 होता है। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी। चारों वैलेंसी पे वो अलग अलग कंपाउंड जोड़ के, कंपाउंड नहीं सॉरी एलिमेंट, ए बी सी डी, अलग अलग एलिमेंट जोड़ के जितने चाहे उतने सारे कंपाउंड बना सकता है, जितने चाहे उतने, करोड़ों अरबों कंपाउंड बना सकता है। 4 वैलेंसी सबसे ज्यादा टेट्रावैलेंसी कार्बन में ही होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल सबसे ज्यादा टेट्रावैलेंसी कार्बन में ही होती है। अब कहो सर कार्बन के फैमिली में जितने एलिमेंट आते हैं वो सारे में भी तो टेट्रावैलेंसी ही होती है, सबके सब कार्बन की ही फैमिली के हैं, तो सबकी टेट्रावैलेंसी होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन जैसे जैसे तुम ग्रुप में नीचे जाते हो, कार्बन सबसे ऊपर होगा, कार्बन के नीचे ही तो एलिमेंट होंगे, तो जैसे जैसे तुम ग्रुप में नीचे जाते हो एटम का साइज बड़ा होता जाता है, एक नया शेल ऐड होता जाता है पीरियड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे जैसे तुम पीरियड में बढ़ते जाते हो, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड, जैसे जैसे नीचे जाते हो ग्रुप में, वैसे वैसे एक नया शेल बढ़ता जाता है और एटम का साइज बड़ा होता जाता है। तो एटम का साइज बड़ा होने की वजह से ये बॉन्ड कमजोर होते चले जाते हैं। बड़ा वाला एटम, जो बीच वाला एटम है वो खूब बड़ा हो गया, तो छोटे बगल वाले एटम का जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा हो गया, बॉन्ड कमजोर हो गया। लेकिन कार्बन का साइज भी छोटा होता है और टेट्रावैलेंसी भी होती है, इसलिए ये जो बॉन्ड बनता है बेटा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनता है, ये कोवैलेंट में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है कार्बन का। ठीक, तो जो कंपाउंड बनते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल कंपाउंड, हाईली स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड। ठीक है, तो कार्बन जो कंपाउंड बनाता है वो हाईली स्टेबल कंपाउंड फॉर्म बनाता है। तो ये दो इसकी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कार्बन की, जिनकी वजह से कार्बन बचे हुए एलिमेंट से स्पेशल हो जाता है, और यही वो दो कारण हैं जिनकी वजह से हमें कार्बन को पढ़ने के लिए पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अभी तो तुम बेटा जब आगे पढ़ोगे 11th 12th में, तो कार्बन से रिलेटेड एक पूरी केमिस्ट्री की ब्रांच बन गई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन की ही स्टडी है। तो इतना स्पेशल है कार्बन कि भैया पूरी पूरी एक केमिस्ट्री की ब्रांच बन गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक, तो कार्बन को अभी से बहुत सीरियसली पढ़ना, क्योंकि कार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के फील्ड में।
तो चलो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, इसके आगे के टॉपिक आएंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना इसको शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो।